गरीब देवरानी की पहली गाड़ी। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि वक्त का तमाचा जब जोर से गालों पर लगता है ना, तो इंसान हैरान का हैरान रह जाता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ राधिका के साथ, जिससे उसे आज अपनी गलती का एहसास हो रहा था। प्रीति, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। काश मैं तुम्हारी जितनी समझदार और बड़े दिल वाली होती। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। दीदी, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? आप तो बड़ी हैं मुझसे। हाँ, इंसान कभी कभी बहक जाते हैं, लेकिन जब खुद से पछतावा होता है तब भगवान भी माफ कर देते हैं। तो मैं कौन हूँ? सच में प्रीति, तुम बहुत अच्छी देवरानी हो। मैंने जेठानी होने का फर्ज नहीं निभाया। इस तरह दोनों एक दूसरे के प्यार में गले लग जाते हैं। लेकिन एक मिनट, आखिर राधिका ने प्रीति के साथ ऐसा क्या किया था जो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ? जानने के लिए इस कहानी में कुछ वक्त पीछे चलते हैं, जहां ससुराल में सिर्फ जेठ मयंक और जेठानी राधिका थे। इस बीच छोटा देवर महेश अपने पसंद की एक गरीब घर की लड़की प्रीति से शादी करके उसे घर ले आता है, जिससे दोनों को ऐतराज था। महेश, ये सब क्या है? हाँ, तूने अपने बड़े भाई को भी बताना जरूरी नहीं समझा है ना, और ऐसे ही शादी कर ली। भैया माफ कर दीजिए मुझे, पर मैं क्या करता, मैं प्रीति से बहुत प्यार करता हूँ। आप शायद मानते नहीं, और घर में पैसे भी खर्च हो जाते, इसलिए मैंने ऐसे ही शादी कर ली। बहुत बढ़िया देवर जी, बहुत बढ़िया। उसकी शक्ल देखकर लगता है गरीब परिवार से है। खैर, अब देवरानी है, सासू माँ होती तो इसे घर से बाहर कर देती। इतना कहकर राधिका अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करती है। अगले दिन से ही प्रीति ससुराल की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। उसको अच्छे से काम करता हुआ देखकर राधिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बड़े प्यार से काम कर रही है, इसे मैं खुश नहीं देख सकती। वैसे भी सासू माँ और ससुर जी तो टपक चुके हैं, अब मैं इस पर सास बनकर अत्याचार करूंगी। अभी बताती हूँ। अरे ओ प्रीति, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा पैर दबा दो। अभी दबाती हूँ दीदी। ये कहकर प्रीति राधिका के पैर दबाती है। दिन गुजरते हैं, राधिका प्रीति पर अपना हुक्म चलाने लगती है और उसे गरीबी का बार बार ताना देती है। वहीं दूसरी ओर महेश का काम कहीं लग नहीं रहा था, जिससे घर का सारा खर्चा मयंक को उठाना पड़ रहा था। ऐसे ही एक दिन प्रीति रसोई में बादाम ढूंढ रही थी कि तभी राधिका आती है। ओ देवरानी जी, ऐसे रसोई में झांक झांक कर क्या ढूंढ रही हो? दीदी, कल मैंने बादाम का डब्बा रखा हुआ देखा था, अब है नहीं। आपने देखा है? बताना। दरअसल मुझे उनके लिए बादाम का हलवा बनाना है। क्यों बनाना है बादाम का हलवा? देवर जी कोई काम तो करते नहीं है, और खाना चाहिए शाही भोज वाला। पता भी है बादाम 1200 रुपए किलो है। जब तुम काम नहीं कर रहे हो तो इतना मुंह खोलने की क्या जरूरत है? गरीबी में रहना सीखो, गरीब कहीं के। खाना है तो अपने पैसों से लाकर खाओ। तुम्हारे जेठ जी पर इतने पैसे नहीं हैं कि वो तुम्हारा पेट भी फरमाइशों से भरे और घर का खर्चा भी उठाए। सॉरी जेठानी जी, मैंने ये सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं सूजी का हलवा बना लेती हूँ। ठीक है, लेकिन ज्यादा घी डालने की जरूरत नहीं है। तभी राधिका चली जाती है और प्रीति अपने पति को सूजी का हलवा बनाकर दे देती है, जिसे देखकर महेश को आपत्ति होती है। मैंने बादाम का हलवा बोला था, तुम सूजी का हलवा ले आई। महेश, आप जानते हैं कि आप कोई काम नहीं करते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं। कभी 100 रुपए ले आए, कभी 4 दिन बाद 50 रुपए ले आए। जेठ जी पर अकेले घर की जिम्मेदारी है, आपको भी कुछ ठीक से करना चाहिए। आज मैं बादाम का हलवा बना देती, जेठानी जी ने मना कर दिया बादाम लेने से। अच्छा, इसी बात के लिए तुम मुझे इतनी देर से भाषण दे रही थी? अरे मैं क्या काम नहीं ढूंढता हूँ यार, मुझे अच्छा लगता है कि घर पर 150 रुपए लाना। अरे काम करो, तुम खा लो इसे। नहीं, तुम ही खा लो। अरे आप तो नाराज हो गए। महेश चला जाता है। तभी उसे छोटा मोटा किराने की दुकान पर बोरी उठाने का काम मिल जाता है। वहीं राधिका भी प्रीति को परेशान करना बिल्कुल नहीं छोड़ती थी, बात बात पर पैसों की धमकी देती थी। इस बीच दोनों जेठानी देवरानी गर्भवती हो जाती है। एक शाम राधिका फल काट कर खा रही थी तो प्रीति कहती है, जेठानी जी, 2 सेब के फाक मुझे भी दे दीजिए, ताकि मेरे बच्चे को भी थोड़ी ताकत मिल जाए। 300 रुपए किलो है सेब, पता भी है कितने महंगे हैं। अपने बच्चों की परवाह नहीं है लगता है तुम्हारे पति को, अभी भी जो ऐसे गरीबों की तरह रह रहे हो। लो ये सेब, पहले भी बोला था, अभी भी कह रही हूँ, अपना आधा खर्चा खुद उठाओ। 8 महीने गुजर जाते हैं।
एक तरफ जेठानी प्यारे से बेटे को जन्म देती है, वहीं दूसरी तरफ देवरानी प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। सब कुछ ठीक ठाक था। एक दिन बारिश हो रही थी और प्रीति की 6 महीने की बेटी लगातार रो रही थी। बेटा चुप हो जा, क्या हुआ तुझे? महेश जी देखिए ना, ये बहुत रो रही है और इसका शरीर तप रहा है। मुझे लगता है इसे बुखार हो गया, अस्पताल ले जाना पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो, मैं भैया की गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। ये कहकर महेश अपने भाई से चाबी मांगता है, लेकिन वो सो रहा था। तो राधिका कहती है, आ गए हाथ फैलाने। पता भी है देवर जी, पेट्रोल डीजल कितना महंगा है और हम आपको अपनी कीमती गाड़ी नहीं दे सकते। कुछ भी कर दिया तो लाखों का नुकसान है हमारे लिए। मुझे नहीं पता, आपकी बेटी को जो भी हुआ है खुद ले जाइए उसे अस्पताल। पर भाभी आप कुछ पैसे ही दे देती, फिर मैं उसे टैक्सी बुला लेता। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, अब हमें सोने दो। ये सुनकर परेशान महेश अपनी पत्नी और बेटी को त्रिपाल से ढककर बारिश से बचते हुए अस्पताल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर छोटी सी बच्ची को निमोनिया की शिकायत बताता है। देखो, आपने अपनी बेटी को ज्यादा ही ठंडी में रख दिया है, जिसकी वजह से उसे निमोनिया हो गया है। अच्छा, अभी चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी जो है ना, थोड़े बहुत टीके और दवाइयों से बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। एक काम कीजिए, काउंटर पर जाकर 9,000 रुपए का बिल दे दीजिए। जी डॉक्टर। देख रहे हैं आप, हमारी बच्ची कितनी तकलीफ में है। काश आज हमारे पास पैसे होते तो पैसों के लिए इतना सोचना नहीं पड़ता। आज मुझे अपनी गलतियों का बहुत पछतावा हो रहा है। प्रीति, मेरी बच्ची की यह हालत मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन भैया भाभी ऐसे मुश्किल समय में हाथ छोड़ देंगे मुझे पता नहीं था, पर अब से मैं मेहनत करूंगा। मैं कानों की बाली बेच कर आती हूँ। फिर प्रीति अपनी कान की बाली बेचकर हॉस्पिटल का बिल चुकाती है और महेश को सबक मिल जाता है। वो पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए एक फैक्ट्री में काम करने लगता है। धीरे धीरे अपने घर परिवार का खर्चा चला रहा था। एक दिन प्रीति अपनी बेटी को हाथ में लिए बाजार जा रही थी कि रास्ते में एक एक्सीडेंट की वजह से खून से लथपथ माँ बेटी को देखकर प्रीति उनकी मदद करने की कोशिश करती है। आप सब खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, कोई इन्हें अस्पताल क्यों नहीं ले जा रहा है? मेरी बेटी को पकड़िए आंटी जी। फिर प्रीति साड़ी का पल्लू फाड़कर माँ बेटी के खून को रोकती है और फौरन उन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है। डॉक्टर उन दोनों को देखकर इमोशनल हो जाता है, फौरन उन दोनों की मरहम पट्टी करता है। कुछ देर बाद प्रीति से कहता है, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं? आप मेरी बेटी और पत्नी को सही समय पर यहाँ पर लेकर आ गई, और जिस तरह से आपने मरहम पट्टी की है, ये देखकर लगता है कि आपको इन सब का काफी नॉलेज है। आप भी डॉक्टर हैं क्या? जी नॉलेज तो है। डॉक्टर की पढ़ाई मेरी बीच में छूट गई। मम्मी पापा ने जितना कराया कर दिया, फिर शादी हो गई थी, गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाई। आप सच में बहुत अच्छी हैं। प्लीज मना मत कीजिएगा, मैं आपकी पढ़ाई पूरी करवाऊंगा। आप बहुत अच्छी डॉक्टर बनेंगी, प्लीज। आप कहते हैं तो जरूर मैं डॉक्टर बनूंगी। इस तरह छुपते छुपाते अपनी बच्ची को संभालते हुए प्रीति 1.5 साल में अपनी रुकी हुई पढ़ाई पूरी करती है और एक अच्छी खासी डॉक्टर बन जाती है। सक्सेसफुल ऑपरेशन करने के बाद उसे काफी पैसे मिलते हैं, जिससे वो एक बड़ी सी गाड़ी खरीदती है और महेश को सब कुछ बताती है। प्रीति, आज तुमने जो किया है ना, वो मैं भी नहीं कर पाया। सच में मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि तुम जैसी मुझे बीवी मिली है। जैसी भी सही, आपकी हूँ मैं। अरे जेठानी जी देखिए ना, मैं कार लेकर आई हूँ। आपकी देवरानी डॉक्टर बन गई है। मैं चाहती हूँ हम चारों इसमें घूमने चले। उससे पहले आप पूजा कर दीजिए। प्रीति की सफलता को देखकर राधिका को जलन होती है, फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ दीदी, आप रो रही हो? प्रीति, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। काश मैं तुम्हारी जितनी समझदार और बड़े दिल वाली होती। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। सच में तुम एक बहुत अच्छी देवरानी हो। दीदी, मैंने आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना। जो हो गया सो हो गया, अब हम खुशी खुशी रहेंगे। इस प्रकार दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे को गले लगाती हैं और अगले ही पल पूरा परिवार नई गाड़ी में बैठकर पिकनिक मनाने निकल जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही बेहतरीन कहानी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक अगली कहानी के साथ। 8 से 9 महीने की वो गरीब गर्भवती चूल्हा फूंक कर खाना बना रही होती है। तभी पसीने से भीगा हुआ उसका गरीब मजदूर पति मोहन घर आ जाता है। अजी, आप आ गए? क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं रूपा, आज मैं सारा दिन धूप में सीमेंट ढोता रहा, इस उम्मीद से कि थोड़े ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, मगर मालिक ने आज भी 100 रुपए दिए।
कुछ दिनों में हमारे बच्चे भी पैदा हो जाएंगे, परिवार का खर्चा भी बढ़ जाएगा। भगवान पर भरोसा रखिए, देखना सब ठीक हो जाएगा। उस गरीबी भरी जिंदगी में भी रूपा हर बार मोहन को ऐसे ही हिम्मत देती। बेचारा मोहन दिन भर कड़ी धूप में मेहनत करता, मगर 100-200 रुपए ही कमा पाता। उन दोनों पति पत्नी की आस रूपा की कोख में समाई हुई थी, मगर वो भी निराशा में अब बदल गई थी जब रूपा ने एक साथ 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। हे भगवान, तुझे भी हम गरीबों की झोली में ही एक साथ 2-2 बच्चियां डालनी थी। मैं गरीब 100-200 कमाने वाला किस तरह से पेट पालूंगा अपनी बच्चियों का। अजी आप चिंता मत कीजिए, हम साथ मिलकर करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। कुछ दिनों में मोहन एक सड़क बनाने का काम देखता है। दोनों पति पत्नी वहीं पर काम करने लगते हैं। जहाँ एक बच्ची को मोहन अपनी पीठ पर बांधकर काम करता, तो वहीं गरीब रूपा भी दूसरी बच्ची को अपनी पीठ पर बांधकर बोझ ढोती, और दोनों इतनी मेहनत से भी बस जैसे तैसे रूखी सूखी दाल रोटी ही खा पाते। इसी तरह से समय गुजरता गया और सोनी और पिंकी 4 साल की हो गईं। सोनी, पिंकी, तुम दोनों यहाँ बैठकर खेलो, मैं और तुम्हारे पिताजी काम करने जा रहे हैं। ठीक है माँ, तुम दाओ। अपनी बच्चियों को सड़क के फुटपाथ पर एक फटी चिटी बोरी पर बैठाकर रूपा मलबा ढोने लगती है। तभी सड़क से एक बड़ी हाई फाई स्कूल बस, जिसमें बहुत सारे अमीरों के बच्चे बैठे होते हैं, वो जाते हुए दिखती है। सोनी, तूने देखा? वो सारे बच्चे स्कूल बस में बैठकर स्कूल जा रहे हैं। पिंकी, हम दोनों भी अच्छे ही स्कूल जाएंगे बस में बैठ के। हाँ मेरी प्यारी बहन, हम दोनों भी ऐसे ही स्कूल जाएंगे, मगर पहले तू अपनी तोतली जुबान तो ठीक कर ले। शाम को काम खत्म करके मोहन और रूपा अपनी दोनों बच्चियों को लेकर घर आते हैं। तभी पिंकी कहती है, बापू, मैं और सोनी भी स्कूल जाना चाहते हैं। हम दोनों भी बस में बैठकर अच्छी अच्छी वर्दी पहनकर बस्ता लेकर स्कूल जाना चाहती हैं। हम पढ़ना चाहती हैं। अपनी 4 साल की मासूम बच्चियों के मन में पढ़ने की ख्वाहिश को देखकर गरीब मोहन की आंखों में आंसू भर आते हैं। ठीक है मेरी बच्चियों, मैं तुम दोनों को स्कूल जरूर भेजूंगा। ये कहकर मोहन बात को टाल देता है। वो जानता था कि जिस गरीबी में वो जी रहे हैं, उसमें उसकी बच्चियों का देखा गया अच्छे स्कूल में पढ़ने लिखने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। इसी के साथ समय बीतता है। वो हर दिन ये उम्मीद लगाए स्कूल बस को आता जाता देखती कि एक दिन वो दोनों भी उसी बस में बैठकर पढ़ने जाएंगी। गुजरते समय के साथ वो 7 साल की हो जाती हैं और स्कूल जाने की उनकी जिद अब और बढ़ जाती है। बापू, आप हम दोनों को स्कूल में क्यों नहीं भेजते? हम दोनों पढ़ना चाहती हैं। इतने साल हो गए, अब तो हमें स्कूल में दाखिला दिला दो। मेरी बच्चियों, तुम्हारे गरीब बाप के पास इतने पैसे नहीं है कि वो तुम्हें स्कूल भेज सके और पढ़ा लिखा सके। मुझे माफ कर दो। अपने पिता की ये बात सुनकर दोनों बेचारी बच्चियों का दिल टूट जाता है, मगर वो तब भी हार नहीं मानती और स्कूल में पहुंचकर आंखों में आंसू लिए सीधे प्रिंसिपल रूम में आती हैं। सर, मेरा नाम सोना है, ये मेरी बहन पिंकी है। हमारे बापू बहुत गरीब हैं। उनके पास हमें पढ़ाने लिखाने और हमारे स्कूल के किताब खरीदने के पैसे नहीं है। एडमिशन दे दीजिए आप हमें, हम पढ़ना चाहते हैं। स्कूल प्रिंसिपल को उन दोनों पर दया आ जाती है और वो उन्हें स्कूल में एडमिशन दे देते हैं। बेटा, तुम दोनों का दाखिला स्कूल में हो चुका है, कल से तुम स्कूल आ सकती हो। घर आकर वो दोनों ये बात अपने गरीब माँ बाप को बताती हैं। रूपा रात भर जाकर अपनी फटी पुरानी साड़ी से उन दोनों के लिए जैसे तैसे स्कूल की वर्दी सिल देती है और अगले दिन वो दोनों झोले में एक एक पतली सी कॉपी लेकर अपने गरीब माँ बाप के पैर छूकर स्कूल जाने लगती हैं। माँ, बापू, आज हम दोनों का स्कूल में पहला दिन है, हमें आशीर्वाद दो। झुक झुक जियो मेरी बच्चियों, खूब मन लगाकर पढ़ो। दोनों बच्चियां स्कूल आ जाती हैं, जहाँ क्लास बेंच पर बैठे सभी अमीर बच्चे उनका मजाक बनाते हैं। देख देख समीर, अब हमारे स्कूलों में कैसे कैसे गए गुजरे गरीबों के बच्चे भी पढ़ने आने लगे हैं। वही तो पलक, जरा इनकी स्कूल ड्रेस तो देख, इट्स सो डर्टी। क्लास के बच्चों के बीच अपना मजाक बनता देखकर दोनों बच्चियों की आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी टीचर माया क्लास में आती हैं। क्लास, पिन ड्रॉप साइलेंस। गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम टू द क्लासरूम, फर्स्ट बी। हे यू बोथ, तुम दोनों को टीचर का रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया क्या तुम्हारे माँ बाप ने?
मैडम जी, आज हम दोनों का स्कूल में पहला दिन है, इसीलिए हमें ये नहीं आता, मगर हम सीख जाएंगे। चलो उठाओ अपना ये झूला झांटा, तुम दोनों गरीब लड़कियां आगे नहीं बैठ सकती, चलो पीछे जाओ। दोनों बच्चियां पीछे जाकर बैठ जाती हैं। फिर वो बड़े ही ध्यान से टीचर का पढ़ाया हुआ देखती हैं। थोड़ी देर में लंच टाइम हो जाता है। जहां अमीरों के बच्चे टिफिन में मटर पनीर, ब्रेड, सैंडविच खाते हैं, वहीं दोनों गरीब बच्चियां स्कूल के पहले ही दिन में अपना टिफिन खोलती हैं तो उसमें प्याज रोटी होती है। तभी स्कूल के अमीर बच्चे गैंग बनाकर उन दोनों गरीब बच्चियों को परेशान करने लगते हैं और उनसे उनका टिफिन छीन लेते हैं। ये पलक देखना, इन दोनों गरीब बच्चियों की टिफिन में प्याज रोटी है। पता है, जब मेरा स्कूल का पहला दिन था तो मेरी मम्मी ने मुझे पास्ता, मैक्रोनी, यमी पिज्जा ये सब बना कर दिया था। लाओ हमारा टिफिन, हमें दे दो, हमारे बापू ने ये रोटी बहुत मेहनत से कमाई है। वो अमीर घमंडी बच्चे उनका टिफिन क्लासरूम की जमीन पर फेंक देते हैं। बेचारी बच्चियां वही रोटी उठाकर उसे झाड़ कर खा लेती हैं। इस तरह से अब उन दोनों बच्चियों का स्कूल में पहला दिन बीतता है। अब वो रोज स्कूल में आती और मन लगाकर पढ़ाई करती और यूनिट टेस्ट से लेकर वाइवा में अच्छे नंबर लाती हैं। मगर टीचर माया जानबूझकर उन्हें 0 नंबर देती है और डंडे से बहुत मारती है। तुम गरीब के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ने के लायक ही नहीं हो। मेरी इतनी मेहनत से पढ़ाने के बाद भी तुम दोनों 0 लाई हो। अब डंडे की मार खाओगे तो अकल आएगी। माँ, मैडम जी हमें मत मारिए, हमने तो पेपर में सभी प्रश्नों के उत्तर एकदम ठीक लिखे थे। तो तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने तुम दोनों को जानबूझकर 0 नंबर दिया है। अब तुम दोनों स्कूल की छुट्टी होने तक स्कूल ग्राउंड में मुर्गा बनकर खड़ी रहोगी। गलती ना होने के बावजूद भी घमंडी टीचर माया उन दोनों गरीब बच्चियों को कड़ी धूप में खड़ा कर देती है। ऐसे ही वक्त बीतता है। अब दोनों बच्चियां स्कूल में देर से आने लगती हैं और चुप चुप सी रहने लगती हैं। तभी माया उनकी शिकायत प्रिंसिपल से करती है। मुझे तो लगा था कि गरीब की बच्चियां पढ़ लिख जाएंगी तो कुछ न कुछ बन जाएंगी, मगर ये नंबर देखकर तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। प्रिंसिपल सर, ये बच्चियां हमारे स्कूल में पढ़ने के लायक ही नहीं हैं। मैं तो कहती हूँ आप इनका स्कूल से नाम काट दीजिए। अगले दिन जब दोनों बच्चियां देर से स्कूल में आती हैं तो माया कहती है, यहीं रुक जाओ फूल, ये स्कूल है, यहाँ तुम्हारी बाप का राज नहीं चल रहा जो रोज देर से आओगी। अब तुम्हें सजा मिलेगी। ये कहकर माया उन्हें डंडे से बहुत मारती है। क्यों री, तुम दोनों रोज देर से क्यों आती हो? तुम्हारे माँ बाप क्या सुबह ही तुम्हारे लिए मालपुआ बनाते हैं जिसे खाने में तुम दोनों को देर हो जाती है? मगर माँ तो मर गई मैडम जी। ये कहते हुए दोनों बच्चियां फूट फूट कर रोने लगती हैं। तभी प्रिंसिपल क्लास में आकर कहते हैं, टीचर माया, अभी थोड़ी देर पहले तुमने इन बच्चियों को जिस तरह से मारा वो मैं देख चुका हूँ, इसलिए मेरे स्कूल को तुम जैसी टीचर की कोई जरूरत नहीं है। यू आर डिसमिस्ड। ये सुनकर बच्चियां प्रिंसिपल से कहती हैं, प्रिंसिपल सर, मैडम को स्कूल से मत निकालिए। हम अपनी माँ को पहले ही खो चुके हैं, मगर हम दोनों पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहती हैं अपने बापू के लिए। ये सुनकर टीचर माया उन दोनों बच्चियों से माफी मांग लेती है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों बच्चियों के साथ बहुत गलत किया, मगर अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। आखिर में अपनी गलती सुधार कर माया उन दोनों बच्चियों को बहुत पढ़ाती है, जिससे दोनों बच्चियों का भविष्य अच्छा हो जाता है और सालों बाद मेहनत से उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाती है।